ओके। तो जो है थोड़ा बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सही जा रही है कि नहीं। फिर आज की क्लास स्टार्ट करूँ मैं। कमेंट करके बता दीजिए भाई। ओके। ओके, बात जा रही है, ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध और सिक्कों के बारे में भी समझेंगे, थोड़ा उसके स्थापत्य को भी समझेंगे। काफ़ी कुछ है पढ़ने को आज। देखते हैं। देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में जानने के लिए एक इतिहासकार हैं अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी, इन्होंने एक किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही या शेर शाह, ये किताब लिखी गई है, बुक अकबर के समय। और इससे जो है हमें शेरशाह सूरी के शासन के बारे में जानकारी मिलती, और भी जानकारियाँ मिलती है। तो है, ये जो बुक है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। शेरशाह सूरी एक साम्राज्य निर्माता और एक प्रशासक माना जाता है, और अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अकबर का पूर्वगामी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप जानते रहिए। तो शेरशाह सूरी इस हिसाब से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अकबर ने जो भी काम किए उसके पहले शेरशाह सूरी ने ने उसका आधार रख दिया था। ठीक। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन कैसे था, क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन इसका जो भी था वो था दिल्ली सल्तनत के प्रारूप पर आधारित था। हाँ, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के प्रारूप पर आधारित था, इसी की तरह जो है शासन था। तो काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे, वैसे ही आधारित था। ठीक। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, और उन्हें आप लोगों ने देखा भी है उसको ठीक से। ठीक, तो ज़्यादा कुछ इसमें जानना भी नहीं रहेगा। हम्म, देखते हैं बाकी कैसे था। ठीक। देखिए, जो राज्य था, जो साम्राज्य था शेरशाह सूरी का, वो देखिए केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत और निरंकुशतावादी सिद्धांत पर था। निरंकुशतावाद सिद्धांत, निरंकुश था, निरंकुश। ठीक है, निरंकुशता के सिद्धांत पर, सिद्धांत पर आधारित। केंद्रीकृत आप लोग जानते हैं। ठीक है। निरंकुशता से मतलब ये है उस पर किसी तरह का अंकुश न होना, राजा पर। ठीक। अब किसी तरह का अंकुश न होने से का मतलब है कि मतलब एकदम कोई अंकुश नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंकुश होता है। ठीक है, धर्म का, समाज का, कुछ कर्मचारियों का, अधिकारियों का। ठीक। लेकिन हाँ, इसका जो है साम्राज्य कैसा था, केंद्रीकृत था। ठीक। और इसमें जो है जो शासन हम देखेंगे, अफगान परंपरा, अफगानी था तो अफगान परंपरा होगा, एवं कुछ तुर्की परंपरा, तुर्की विशेषता या परंपरा, जो भी लिख ले, जानते रहे, शामिल थी, का मिश्रण था। ठीक। अफगान
अफगानों की जो परंपरा थी वो तुर्की विशेषता थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर आधारित इसका जो है प्रशासन था, तो तुर्की विशेषता ऑलरेडी आ ही जाएगी ना। और अफगान था तो अफगानी विशेषता भी आ जाएगी। ठीक है। सुल्तान जो है वो सर्वोच्च था, हमेशा से रहा है। सुल्तान यानी शासक सर्वोच्च था, सुल्तान तो नहीं कहेंगे, शासक कहेंगे। ठीक है। वो जो है सर्वोच्च था। शेर शाह जो है सरकार की प्रत्येक शाखा का प्रशासन स्वयं करता, क्या करता था? शेर शाह सरकार, सरकार अभी आएगा तो आप समझ जाएंगे, सरकार की प्रत्येक शाखा का संचालन स्वयं करता था। मतलब कि सभी का सब कुछ, जो भी डिपार्टमेंट थे सबका संचालन स्वयं करता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। इसके पहले ये मुगलों के साथ रहा, बाबर के साथ रहा, तो बाबर के साथ यही देखा कि बाबर जो है अपने सारे कार्य अपने अधिकारियों को सौंप के निश्चिंत रहता था। ठीक है। ये बात उसको बड़ा अजीब लगा, तो इसने क्या किया कि इसने स्वयं सब कुछ स्वयं करने का प्रयास किया और स्वयं किया भी। ठीक है। ये साम्राज्य का दौरा करता था अक्सर, खुद से स्वयं जो है अपने साम्राज्य का समय समय पर दौरा करता रहता था। तभी होगा, तभी जो है जो है स्वयं संचालन कर पाएगा, साम्राज्य के बारे में जानकारी रहेगी तभी, इसलिए दौरा करता रहता था। अब्बास खां सरवानी, उन्होंने किताब लिखी है। हाँ, सरवानी जो है उन्होंने लिखा है शेरशाह के बारे में कि शेरशाह ने दिन और रात दोनों के लिए, दोनों को अलग अलग कामों के लिए बांटा था। दिन और रात दोनों को जो है अलग अलग काम के लिए बांट दिया था। ठीक, अलग अलग काम, समझ रहे? अब देखते हैं, सुल्तान तो था ही सर्वोच्च, सुल्तान के सहयोग के लिए डिपार्टमेंट्स थे, विभाग थे। ठीक है, तो देखते हैं, तो विभाग सुल्तान के नीचे थे, सुल्तान के सहयोग में काम करते थे। कौन कौन से थे? तो वही दिल्ली सल्तनत में जो थे, दीवान ए वजारत, देखिए ध्यान से समझिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा डिपार्टमेंट जो था दीवान ए आरिज, पढ़ चुके हैं हम, सारी बातें वही हैं। तीसरा डिपार्टमेंट जो था दीवान ए अदालत, चौथा डिपार्टमेंट जो था दीवान ए इंसाफ। चार डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत में आपको मिलते हैं, चार। ठीक है। और इनके काम भी अलग अलग थे, तो आपको मालूम है इसके बारे में डिटेल में। ठीक। अब देखिए, दीवानी विजारत जो था, इसका जो मुखिया था वजीर था, और मेन काम क्या था? वित्त देखना, फाइनेंस देखना, पैसा कौड़ी आय व्यय लेना देना, यही सब। आरिज जो था ये सैन्य डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था ना, सैन्य विभाग। और इसका काम क्या था? सैनिकों की भर्ती करना, रसद व्यवस्था करना। रिसालत क्या था? तो राज की पत्राचार्य का काम करता था। ठीक है। और ये जो दीवानी इंसाफ था ये विदेश मंत्रालय से संबंधित था, विदेश मंत्रालय, विदेशों से जो राजदूत वाजदूत आते थे उनके लिए जो है व्यवस्था करता था। प्लस जो है धार्मिक कार्य, धार्मिक दान जो होता था, वक्फ जो होता था, ये काम करता था। ये सारी बातें हम जानते हैं, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है? ये है कि हमने अभी ऊपर देखा कि शेरशाह सूरी स्वयं सारा काम करता था, तो इस डिपार्टमेंट, ये जो चारों डिपार्टमेंट हैं और भी जो डिपार्टमेंट है उसकी महत्ता कम हो गई थी। कोई हम एक वजीर नहीं देखेंगे, कि हमने ऊपर क्या देखा अभी, ध्यान से समझिए। तो यह जो है प्रत्येक शाखा का संचालन स्वयं करता था।
तो वजीर इतने पावरफुल होंगे नहीं, सारे डिपार्टमेंट इतने पावरफुल होंगे नहीं, थे डिपार्टमेंट लेकिन ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक, ओके। ये हो गया, केवल नाम का आपको जान लेना है, डिपार्टमेंट्स थे। ठीक है, इसी तरह जान लेना है ना। आपको एक वजीर मिलेगा, न दीवाने आरिज मिलेगा, स्वयं सेना का संचालन करना, स्वयं सारा काम करना। ठीक है, ओके। आगे देखें थोड़ा सा। तो शेर शाह ने जो प्रशासनिक कार्य था उसमें दो लिपियों का प्रयोग किया है। कैथी लिपि इंपॉर्टेंट है जो जानना है आपको। तो शेर शाह ने कैथी लिपि का प्रयोग किया, किसमें? प्रशासन में प्रयोग किया। ठीक है, और कैथी के साथ साथ फारसी का प्रयोग किया। फारसी का प्रयोग तो होना ही है, पहले से फारसी चली आ रही है, आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी ही थी। कैथी लिपि ये जो है बिहार में प्रचलित थी और बिहार का ही था। तो कैथी लिपि में इसने जो है कुछ काम किए, कुछ लिखवाया। ठीक है, हिंदी से संबंधित है कैथी लिपि। ठीक, इसका प्रयोग किया साथ साथ में दोनों का, फारसी और कैथी लिपि। कैथी लिपि याद रखिएगा। ठीक है, उसने जो है यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए कि केंद्रीय शासन जैसे किसी संगठन, जो केंद्रीय शासन हम लोग देख रहे हैं वजारत आरिज ना, तो इसके संगठन के मंत्री की नियुक्ति नहीं करी। केंद्रीय संगठन के मंत्रियों की नियुक्ति ही नहीं की, नियुक्ति नहीं की। हाँ, ये थे, डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे थे, लेकिन नियुक्ति नहीं की, कोई मुख्य व्यक्ति या अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया। समझ रहे बात हमारी? ओके। क्या केंद्रीय वजीर जिसे कहते हैं, केंद्रीय आरिज के मुमालिक जिसे कहते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं की स्पष्ट रूप से, क्योंकि सारा काम खुद करने का प्रयास करता था। ओके, उसने जो है क्या काम किया फिर, जब यहाँ कुछ काम नहीं किया तो उसने प्रशासन के छोटे स्तर, प्रशासनिक ढांचा था, छोटा प्रशासनिक ढांचा, यानी जो प्रांतीय स्तर था, जो जिला स्तर था, उस पर काम किया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले छोटे प्रशासनिक ढांचे को में सुधार किया। छोटे प्रशासनिक ढांचे मतलब वही प्रांतीय लेवल, प्रांतीय स्तर, सरकार स्तर, स्पेशली सरकार स्तर, प्रांतीय स्तर भी नहीं, वो भी काट दीजिए, तो सरकार लेवल, परगना लेवल, ठीक है, पे काम किया। ठीक है, इसी को जो है केंद्रीय प्रशासन इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में इसी को संचालित किया था। ठीक, वही आपको पढ़ना है, मैं केवल बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्यों जो है शेरशाह सूरी जो है अपने प्रशासन के लिए माना जाता है और अकबर का अग्रगामी माना जाता है। ठीक है, देखिए प्रांतीय शासन को देखते हैं, केंद्रीय शासन बस इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत समझ लेना है बस। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को देखते हैं अब। तो अब आप, एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि क्या प्रांत थे, तो अवश्य थे, तो पहले देख लेते हैं। प्रांत या सूबा का विभाजन हुआ था, प्रांत को क्या कहा जाता था, सूबा। ठीक है, क्या प्रांत, तो प्रांत और सूबा में विभाजन हुआ था, बहुत सी बात है, विभाजन किया गया था। प्रांत थे, जैसे बंगाल था ना, हम लोगों ने देखा भी है, बंगाल एक प्रांत की तरह था, एक सूबा था, तो प्रांत था। ठीक, ओके। डॉक्टर कानून गो के हिसाब से समझ लेते हैं। कानून गो इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इनके अनुसार जो है शेरशाह के समय प्रांत और सूबा या प्रांत या सूबा का अस्तित्व नहीं था। प्रांत या सूबा का अस्तित्व ही नहीं था शेरशाह सूरी के समय। समझ रहे हैं? और कहा डॉक्टर कानूनगो ने कि अकबर के समय, अकबर के समय सूबा का अस्तित्व हुआ।
का अस्तित्व आया। इसके पहले सूबा का अस्तित्व ही नहीं था, प्रांत का अस्तित्व नहीं था शेरशाह सूरी के। आपको ठीक लग रहा है? नहीं, ये बात, ये स्टेटमेंट इनका सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से पूछ ले, आप जानते हैं। ठीक है, एक इतिहासकार है परमात्मा सरन, परमात्मा सरन के बारे में समझे उन्होंने क्या कहा, थोड़ा समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि शेरशाह का राज्य जो है प्रांतों में विभक्त था। शेरशाह का साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, विभक्त था, आप जानते रहिए। ठीक है, वहाँ जो है फौजी गवर्नरों की नियुक्ति की प्रथा थी। फौजी गवर्नर, फौजी गवर्नर मतलब सैनिक की तरह, तो फौजी गवर्नरों की नियुक्ति की प्रथा थी। समझ रहे हैं? यानी नियुक्ति हुई थी, फौजी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी, मतलब सैनिक के रूप में नियुक्ति हुई थी। इनका ढेर सारा कार्य नहीं था, जैसे दिल्ली सल्तनत में ढेर सारा कार्य था, प्रशासन, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन गवर्नर थे, फौजी गवर्नर थे, वो सैनिक अधिकारी थे एक तरह से। ठीक है, तो नियुक्ति की गई ना, करने की प्रथा थी। ये लिख लिया, जैसे इन्होंने लिखा वैसे आप लिख लीजिए, लेकिन समझते रहिए। तो गवर्नर थे, प्रांत भी था, बस अधिकार नहीं थे, कहने का मतलब ये। ठीक है, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जब हुए तो तब प्रांतों का जो है उल्लेख मिलता है। अबुल फजल ने बाकायदे इसको ठीक किया है कि अकबर के समय जो सूबा, जो अभी डॉक्टर कानूनगोई ने कहा है कि अकबर के समय सूबा का अस्तित्व आया, तो अबुल फजल ने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि नहीं, इसके पहले ही सूबा का अस्तित्व था। ठीक है, तो आप चाहे लिख लीजिए, अबुल फजल ने क्लियर कर दिया है कि हाँ, जो प्रांत था, प्रांत यानी सूबा का अस्तित्व पहले से था, अकबर से पहले से था, अकबर के पहले से था। मेरी बात समझ गए? हमने दो इतिहासकारों का नाम इसलिए लिया है कि आप क्लियर हो जाइए, ठीक, कि क्या था। तो प्रांत और सूबा था, दैट इज अ क्लियर। ओके, बस वो अधिकार नहीं थे जो पहले दिल्ली सल्तनत में प्रांतपतियों को मिलते थे, इक्तादारों को मिलते थे, कम अधिकार थे। समझ? ओके, तो आप यहाँ नोट पे लिख सकते हैं कि शेरशाह के समय प्रांत, सूबा थे, और हम लोगों ने देखा भी तो है, बंगाल को देखा है, बिहार को देखा है ना, तो सूबा थे और एक इकाई के रूप में थे, एक इकाई के रूप में थे, बड़ी इकाई के रूप में थे। जैसे लाहौर, मुल्ताना का एग्जाम्पल भी लिखना है तो भी लिख लीजिए, ताकि कानून को वाला जो स्टेटमेंट है उसे आप खारिज कर सकें। देखिए, आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप मेंस जैसे एग्जाम को भी आराम से आप लिख पाएंगे। ठीक ना, तो लाहौर जैसे एक प्रांत था, मुल्तान एक प्रांत था, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंध एक प्रांत था ना, ये पढ़ चुके हैं, बिहार एक प्रांत था। ठीक है, ये सब प्रांत थे। ओके, आगे समझे? तो प्रांतीय शासन के लिए वही बात है कि प्रांतीय शासन के लिए कोई निश्चित नीति नहीं थी, कोई पॉलिसी ही नहीं थी शेरशाह सूरी के पास। ये भी चाहे लिख लीजिए आप, प्रांतीय प्रशासन के लिए, शासन के लिए शेरशाह के पास, शेरशाह के पास कोई नीति नहीं थी। कोई नीति न होने से मतलब ये है कि उसने कोई ज़्यादा उसको मतलब टूल नहीं दिया, अधिकार नहीं दिए, केवल वहाँ पे गवर्नर्स की नियुक्ति कर दी और उनका काम था सेना को लेकर शांति बनाए रखना, कोई नीति नहीं थी। लेकिन प्रांत थे। ठीक, प्रांत के जो अधिकारी थे उनका नाम भी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो उनके अधिकारियों को अमीन या फौजदार कहा जाता था। तो प्रांत के जो अधिकारी थे उनको अमीन या फौजदार की संज्ञा दी गई। बस इतना। चलिए, अब प्रशासनिक इकाई थी नहीं थी, थी भी नहीं भी थी, दोनों में
बीच का रास्ता। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस बात को में क्लियर रहिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि प्रांत थे कि नहीं थे, क्योंकि ये एक विवाद का विषय बना हुआ है अभी तक। ठीक है, आप लोग पढ़ के इसको ठीक करिएगा। ठीक है, अब इसने बंगाल में क्या किया। बंगाल एक प्रांत है, लेकिन बंगाल को ही देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि बंगाल को सबसे पहले जीता था और खिजर खां को वहाँ नियुक्त किया था, और बाद में खिजर खां ने उल्टा सीधा काम किया तो उसको हटा के जो है, हाँ, फिर से एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया। तो बंगाल में उसने प्रशासनिक व्यवस्था ठीक की। ठीक है ना। तो देखिए, ध्यान से समझिए, बंगाल को उसने सरकारों में बांट दिया। जब वहां गया तो तुरंत जो है विद्रोह को दबाया और सरकारों में बांट दिया। सरकार मतलब जिला। ठीक है, जिलों में बांट दिया। ओके, यही काम बंगाल में किया, यही काम लाहौर में, मालवा में, बिहार में, रणथंभौर में, सब जगह किया। हम लोग जब पढ़ रहे थे आपको बता रहे थे, मालवा, बिहार, लाहौर, जहाँ जहाँ जीतता गया वहाँ यही काम किया कि प्रांत यानी विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, क्या किया, विकेंद्रीकरण। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, तो समझना है, नोट करके समझ लेते हैं, समझ जाएंगे। इसने जो है शासन का विकेंद्रीकरण किया। अभी ऊपर हम पढ़ चुके थे इसका शासन केंद्रीकृत है, लेकिन फिर हम पढ़ रहे हैं इसका शासन का विकेंद्रीकरण इसने किया। विकेंद्रीकरण किया, ध्यान दीजिएगा, क्या, लेकिन, लेकिन लिख के लीजिए, केंद्र का प्रभावी नियंत्रण भी रखा। क्या किया इसने, केंद्र का प्रभावी नियंत्रण। अभी हम ऊपर एक लाइन पढ़ चुके हैं कि इसका जो शासन था वो केंद्रीकृत था। फिर हम कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण इसने किया, लेकिन प्रभावी नियंत्रण रखा। इस बात से क्लियर हो गया कि विकेंद्रीकरण था, लेकिन वास्तव में केंद्रीकृत ही था। ठीक है, समझ गए। विकेंद्रीकरण आप समझते हैं ना, शक्ति को छोटे छोटे पार्ट में बांटना, वही विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, हम इससे बात बात करेंगे। ठीक है, इसने जो है मुगल शासकों जैसा सूबा या सूबा नहीं बनाया, सूबा या प्रांत बड़े बड़े नहीं बनाए, बल्कि इसने क्या किया कि छोटे, जो छोटे इकाई थी, छोटी इकाई इकाई, ठीक है, उसी उसी को प्रशासन की मुख्य इकाई बना ली। ठीक है, उसी को प्रशासनिक इकाई बना ली, प्रशासनिक, प्रशासन का मुख्य इकाई बना ली। समझ रहे हैं हमारी बात। ठीक है, ये मुगलों के समय आप लिख सकते हैं। जब मुगल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े प्रांत, ठीक है, और बड़े बड़े प्रांतपति। आगे देखें, ऐसा इसने क्यों किया, प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा। अब आप पूछेंगे तो है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसा इसने इसलिए किया कि अभी जो सल्तनत पीरियड हम लोग देख चुके हैं, तो बड़े बड़े प्रांत होते थे। ठीक है, प्रांत होने की वजह से प्रांतपति होते थे, जो इक़्तादार होते थे या जो गवर्नर होते थे, वो पावरफुल हो जाया करते थे। और पावरफुल जब हो जाया करते थे तो क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे, राजसत्ता वो हड़पने के लिए तैयार हो जाते थे। नहीं, इसने क्या किया कि इसने जो है प्रांत का अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त कर दिया एक तरह से। ठीक? तो कारण में आप लिख सकते हैं क्या, कि सूबेदारों के पास, सूबेदार लिख लीजिए, इक़्तादार लिख लीजिए, पहले उनके पास जो है असीमित पावर हो जाती थी, ढेर सारी शक्तियां हो जाती थी, सेना हो जाते थे, तो क्या करते थे, विद्रोह करने से पीछे नहीं हटते थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा है। ठीक, तो इसने इस कारण से जो है प्रांतों को पावरफुल नहीं बनने दिया। ठीक है, सरकार और जिलों का पुनर्गठन किया। ठीक है, क्या किया, सरकार का पुनर्गठन किया। ठीक, समझ रहे हैं बात हमारी। ठीक।
चलिए अब हम समझते हैं एक लाइन और। कानून को ने क्या कहा है और अच्छे समझाएंगे। डॉक्टर कानून को ने कहा है कि में बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया था इसने। 19 सरकारों मतलब 19 जिलों में, ठीक है, छोटी छोटी इकाई बना, ठीक। और संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया था। बांट दिया था कानूनगो के हिसाब से, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। और जगह जो अभिलेख मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें ऐसा मालूम चला है कि बंगाल को केवल 47 सरकारों में बांटा गया था, ठीक है, ऐसा मिला था। तो ये भी जानते रहिए, बंगाल के साथ दो ऑप्शन रहेंगे, 19 या 47, ठीक है। कानूनगो के हिसाब से 19 और जगह से 47, ठीक है। साम्राज्य को कुल 63 सरकारों में बांट दिया गया था, ठीक। तो ये भी जानते रहिए 63 सरकार, ये नंबर भी जानते रहिए थोड़ा। सरकार मतलब जिला आ रहे हैं आप ना। अब हम देखते हैं सरकार, जिस सरकार की बात कर रहे हैं, जिला तो क्या है। प्रांत आप समझ पाए, नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम और क्लियर करने का प्रयास। सरकार यानी का जो है शेरशाह सूरी ने पुनर्गठन किया था। ये अस्तित्व में था, पहले से अस्तित्व में था, बस इसका पुनर्गठन। तो पहले समझिए, प्रांत सरकारों को जिलों में बांट दिया था इसने। प्रांतों सरकार या जिला बांटा था, बांट दिया, लाइन हो गई। देखिए, सरकार में इसने दो अधिकारी नियुक्त किए। अधिकारी, दो अधिकारी, अधिकारियों को जानते रहिए। पहले नंबर 1 पर हैं सिकदार ए दारान, सिकदार ए कहाँ पे, जिले में। अधिकारी आपको प्रॉपर मिलेंगे। यह था कौन, तो यह एक सैन्य अधिकारी था। सेना का संचालन करना, सेना रखना भी। इसके अलावा यह कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार था, कानून व्यवस्था बनाए रखने, ठीक है, इसी के जिम्मे था। ये सिकदार के जिम्मे शांति व्यवस्था भी बनाने की काफी काम करता था। शांति व्यवस्था जिले में, विद्रोह को दबाने में भी, तो दबाना और दंड देना, ये भी इसी का काम था। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया, सिकदार ए सिकदारान, और जिला प्रांत छोड़ दिया। और सेकंड पे आते हैं, दूसरा जो अधिकारी था, तो अधिकारियों की बात हुई थी। मुंसिफ ए मुंसिफान, ये हाँ, ये दूसरा अधिकारी था। इसका क्या काम था, ये मुख्य मुंसिफ था एक तरह से। इसका काम था राजस्व संग्रह करना, और क्या करना, निगरानी रखना, राजस्व राजस्व का हिसाब किताब रखना, हिसाब आय व्यय का ब्यौरा, और दीवानी मामलों को निपटाना। दीवानी मामला आप जानते हैं, दीवानी मामलों को निपटाना, ये काम था मुंसिफ ए मुंसिफान का। तो दो अधिकारी थे जिले में, यानी शेरशाह सूरी के सबसे जो पावरफुल इकाई थी वो थी जिला। अब जिले के नीचे क्या था,
परगना प्रशासन, परगना। परगना प्रत्येक सरकार को परगनों में बांटा गया था। लाइन क्या हो जाएगी? प्रत्येक सरकार को परगनों में बांटा गया था। सरकार में कई परगने हो सकते हैं ना, परगनों में बांटा गया था। का तहसील, क्या जिला है? जिला के नीचे क्या है? तहसील। कई होते थे। परगना स्तर के जो अधिकारी थे के बारे में समझ। तो नंबर 1 अधिकारी कौन है? तो पहले तो सिकदार का काम क्या था? तो वही ऊपर वाला सारा काम जो सिकदार ए सिकदाराना का था जिले में, वही सिकदार का काम परगने में था। ठीक है, आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे लिख लीजिए। तो हम बता दे रहे हैं क्या करना है। क्या करते थे ये? कानून का बनाए रखते थे। दूसरा, वही शांति व्यवस्था बनाए रखना। सामान्य प्रशासन का एक प्रभारी था। सामान्य जो प्रशासन था का प्रभारी, यही सब इसके अंडर में, मतलब इसके अधीन अधिकारी था कारकुन। कारकुन के अधीन ही था तरह। कारकुन, इसका काम क्या था? राजस्व लिपिक था। राजस्व लिपिक मतलब कि जितना जो आय हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसको लिखने का काम करता था राजस्व लिपिक। ठीक है, ये क्या करता था? सिकदार की सहायता करता था। सिकदार की सहायता। ठीक है, खास बात इसमें जो नोट डाउन करना है आपको, कारकुन था वो अपना जो अभिलेख लेख तैयार करता था, जो रिकॉर्ड तैयार करता था, कार्ड्स जो तैयार करता था ना, वो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखता था। जब हिंदी का प्रचलन हो चुका है, और फारसी दोनों भाषा में कार्ड्स तैयार करता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों करता था? हिंदी में इसलिए करता था कि जनता, आम जनता चाहे तो रिकॉर्ड्स को देख ले। फारसी इसलिए करता था कि जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, फारसी में इसके रिकॉर्ड्स को देख समझ ले। ठीक, ठीक है। कारकुन जो था, देखते हैं। परगने में एक अधिकारी और है, नाम है अमीन। आमिल या मुंसिफ भी कहते हैं उसको, मुंसिफ। ये अधिकारी था, इसका क्या काम था? इसका काम था, यह जो है भूमि माप का अधिकारी था। भूमि मापन राजस्व के लिए। ठीक है, और राजस्व आकलन करता था। भूमि मापेगा तो राजस्व आकलन भी करेगा, इतना राजस्व यहाँ से मिलेगा इस गांव। और यह सिकदार के समकक्ष था। ये दोनों बराबर थे, सिकदार जो था और अमीन था, दोनों बराबर थे। तो आप चाहे लिख सकते हैं कि सिकदार का समकक्ष था, सिकदार के अधीन नहीं था, समकक्ष। शेरशाह था वो जो ये अमील थे, इनका स्थानांतरण भी होता रहता था। तो अमील या आमिल का स्थानांतरण हर 2 साल 3 साल में होता रहता था। 2 से 3 वर्ष। ये बात जानते रहिए, इतनी बात समझ गए। ये बात थी परगने की। आगे देखें तो एक अधिकारी और है, फौजदार या फौजदार।
फौजदार अलग अलग फौजदार एक अधिकारी और परगने का। ये था कोषाध्यक्ष। कोष का सारा पैसा इसके पास जमा हो, और यह क्या करता था, राजस्व का जो धन था, राजस्व सुरक्षित रखना, इसका यही काम था, सुरक्षित रखना और वो केंद्र तक पहुंचाना। ठीक है, फौजदार और फौजदार, ये था परगना। अब हम बात करते हैं गांव की सबसे छोटी इकाई। तो शेरशाह सूरी के साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी गांव। ओके, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? तो मुकद्दम या चौधरी था, चौधरी कहा जाता था। ये मुखिया था गांव का। अब इसका काम क्या था? तो यह राजस्व संग्रह का काम करता था। का कार्य करता था, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, सब कुछ इसका काम था। हाँ? व्यवस्था बनाए रखना, सब कुछ। ठीक है, गांव में एक अधिकारी और था, पटवारी। अभी हम मुकद्दम के बारे में और बात करेंगे, पटवारी को देख लें। पटवारी का क्या काम था? ये जो है गांव का भू अभिलेख रखता था, गांव का भू अभिलेख, भूमि का अभिलेख रखता था। ठीक है, समझ गए बात इतनी, ग्राम प्रशासन की बात। अब आप लोग यहाँ समराइज कर सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या था, प्रांत था, नीचे क्या थी, सरकारें थी। प्रांत, फिर सरकार, फिर परगना, फिर गाँव। ये क्रम था। जो प्रांत थे उतने पावरफुल नहीं थे। सरकार जो थी वो जो है किसी का जो पुनर्गठन किया था शेरशाह सूरी, और परगना और गांव, ये थी पावरफुल। अब हम समझ लेते हैं भू राजस्व व्यवस्था। गांव लेवल पर आ गए हैं, तो गांव से ही भूमि राजस्व इकट्ठा की जाती थी। तो भू राजस्व व्यवस्था के लिए हम शेरशाह सूरी को जानते हैं। राजस्व, इसी के लिए हम शेरशाह सूरी को जानते हैं। मेन काम इसी का यहीं पे था। चाहे आप लिख सकते हैं, शेरशाह सूरी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण था राजस्व व्यवस्था। तो प्रसिद्धि का मुख्य कारण, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, उसका जो भू राजस्व था उसको जप्ता के नाम से जाना जाता है। जप्ता प्रणाली, राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था, जप्ता। आगे देखें, अब इसको ये जो भू राजस्व प्रणाली जो इसने लागू की, उसको कहाँ से सीखा सब? आप लोगों को याद होगा कि जब ये फरीद था ना, उस समय इसको सासाराम, आवासपुर पढ़ चुके हैं, और टाटा की जागीरदारी मिल गई थी। यहीं पर इसने 25 साल तक रह के एक्सपेरिमेंट किया भू राजस्व का। ठीक है, हाँ, यहीं पर। तो यही जो जागीर मिली थी इसी पर
और 25 का 21 से 25 साल तक इसने एक्सपेरिमेंट किया था, बढ़िया अनुभव प्राप्त किया, और उसी की विशेषता को इसने पूरे साम्राज्य में लागू किया। तो जो कुछ वहाँ सीखा उसने साम्राज्य में लागू किया। बात समझ गए? ठीक है। जब वह सुल्तान बना था तो 68 साल का था, काफ़ी एज थी। 21 से 25 साल तो यहीं सासाराम खवासपुर में एज ए जागीरदार बीत गई थी। 68 साल का व्यक्ति, तो समझ रहे हैं, तो उसको बकायदे लागू किया। क्या किया था? सबसे पहले इसने इसकी जो सोच थी उसको इसकी जो सोच थी ना, वो रैयत यानी जो प्रजा थी उसकी भलाई वाली सोच थी। रैयत, प्रजा यानी किसान की भलाई करना चाहता था ये। ठीक? पहला काम की सोच। दूसरा, इसने जो है इसका जो इसका जो भू राजस्व था, ठीक है, वह जो है साधारण था, बहुत कम था। ठीक है। लेकिन इसकी जो वसूली थी वो कठिन थी, कठोरता से इसने वसूल किया। भू राजस्व क्या किया? कठोरता से वसूल। दूसरी बात, ठीक, जो कुछ बनाया इसने, जो कुछ किया उसमें प्रजा की भलाई के लिए किया, और उसका जो है साधारण था, कम था, जो है राजस्व वसूल कठोर था। जो वसूली हुई जो है राजस्व, जो है नगद, या फिर जो है जिन्स के रूप में यानी अनाज के रूप में लिया गया, दोनों रूप में लिया गया। अब समझ लेते हैं राजस्व का महत्व क्या है, जैसे कि, ठीक है, समझ ले। देखिए, उसका मानना था कि रैयत खेती बाड़ी की धुरी है। अगर रैयत जो है खुश रहेगी, बाड़ी करेगी, तो फलेगी फूलेगी। ओके। और अगर उनकी खराब हालत होगी, राजस्व की भी खराब हालत होगी, राजस्व में कमी आएगी, उपज में कमी आएगी तो राजस्व में कमी आएगी। ठीक सोच रहा था ये। हाँ। इसको हमेशा शेरशाह सूरी को ये चिंता रहती थी कि सैनिक अभियान के दौरान, सैनिक अभियान हो, ठीक है, उस दौरान जो है खेती बाड़ी को नुकसान न पहुंचे। ठीक? स्वयं जाकर खेती बाड़ी की हालत देखता था, सेना को उस रास्ते से नहीं लेके जाता था जिस रास्ते पर जो है खेत होते थे। ठीक? अगर कोई फिर भी सेना का अधिकारी या कोई चला गया, खेती बाड़ी को उजाड़ दिया, तो स्थिति में उसको दंड दिया जाता था। तो खेती बाड़ी की चिंता बहुत रहती थी शेरशाह सूरी को। ओके, बात समझ गए? अब इसने जो राजस्व प्रशासन व्यवस्था में जो उसने सुधार किए उसको समझना। राजस्व प्रशासन व्यवस्था पर क्या परिवर्तन किया, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली व्यवस्था पहले से थी तो समझ लेते हैं, और ये भी लागू थी तो इसलिए समझना जरूरी है। तो गल्ला बख्शी, ठीक, या बटाई, यह व्यवस्था लागू थी। लेकिन अच्छा, ये व्यवस्था है क्या? तो हाँ, कोई भी खेती है, खेत है, उसका राजस्व लेना है, ठीक है, तो अनुमान के आधार पर, तो अनुमान के आधार पर गल्ला बख्शी का मतलब है कि अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण, राजस्व निर्धारण, ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन शेरशाह सूरी इस पर जोर नहीं देता था। ठीक है? कुछ जगहों पर लागू थी शेरशाह सूरी के समय, मैदान वाला एरिया था, वहाँ पर ये व्यवस्था लागू थी गल्ला बटाई में। मालवा वाले क्षेत्र में व्यवस्था थी, राजपूताना जो क्षेत्र था वहाँ पर ये व्यवस्था थी। तो यहाँ यहाँ एक गल्ला बख्शी बटाई व्यवस्था थी, यानी
खेत जो था उसमें अनुमान लगा के कि इतना हिस्सा जो है राजस्व के रूप में लिया जाएगा, वही थी गल्ला बक्सी बटाई। ऐसी बात है। इसके अलावा इसने दूसरी व्यवस्था जो अपनाई, पैमाइश व्यवस्था। पैमाइश का किसका? जमीन का। ठीक। खेत का, जो खेत होगा उसकी पैमाइश करा ली जाएगी। इसको मापन व्यवस्था कहते हैं, या इसी को जब्ता प्रणाली कहते हैं, या जब्ती प्रणाली, इसीलिए ये मशहूर। ठीक। जो ऊपर वाली व्यवस्था थी गल्ला बक्सी बटाई, ये पहले से चली आ रही थी, तो इसके लिए नहीं जाना जाता, इसके लिए जाना जाता। शेरशाह ने किया अधिकांश भागों में यह पद्धति अपनाई थी। इस प्रणाली की तरफ झुकाव ज्यादा था शेरशाह सूरी का। ठीक। इसमें था क्या? इसमें जो है भूमि की पैमाइश की गई। क्या की गई? भूमि को की पैमाइश। पैमाइश मतलब बात है, मापा गया भूमि। ठीक। किस चीज से मापा गया? तो गजे सिकंदरी से मापा। भूमि की पैमाइश की गई, भूमि मापा गया। किससे? गज ए सिकंदरी से मापा गया। गज ए सिकंदरी जो कि 39 इंच का था, मानक था। यानी इसमें जो है 32 अंगुल थे, अंगुल या डंडी, 32 अंगुल या 32 डंडी भी मिलता था ये गज सिकंदरी। ठीक है, इसी से जो है वो मापा गया, पैमाइश की गई, यही प्रणाली। अच्छा, भूमि को मापा गया और जो राजस्व था वो निश्चित कर दिया गया। ठीक। समझ रहे? और इसी की तरफ झुकाव ज़्यादा था। तब शेरशाह सूरी चाहता था कि पैमाइश करके ही जो है राजस्व लिया जाए। यह यह प्रणाली शेरशाह सूरी उचित समझ में आती थी, समझ आती थी। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जमीन के नक्शे बनवाए, तैयार कराए, के नक्शे। तैयार करा। ठीक। ठीक। इसके आगे क्या किया शेरशाह सूरी ने? तो जमीन का वर्गीकरण किया। भूमि थी, इन थी, उसका वर्गीकरण किया। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। भूमि को माप देना वो अलग मैटर है। कोई भी भूमि है, बंजर है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, उसको माप के राजस्व फिक्स कर देना ठीक नहीं है। जब तक कि जमीन का वर्गीकरण न कर लिया जाए। जमीन कैसी है? जमीन का वर्गीकरण किया और 3 तरह की जमीनों का 3 पार्ट में बांट दिया। पहले एक उत्तम प्रकार की जमीन, उत्तम भूमि, पोलज कहा जाता है, पोलज। यह भूमि कैसी होती थी? यह उपजाऊ जमीन होती, उपजाऊ, जिससे जो है उपज देती, उपजाऊ। दूसरा जो ग्रहण किया इसने वो था मध्यम, यानी परवती क्लास की जमीन। इसका क्या मतलब है? औसत उपज देने वाली जमीन, औसत उपज। ठीक है। तीसरा जो डिवाइडेशन था निकृष्ट, एकदम खराब वाली जमीन, यानी बंजर जमीन। बंजर जमीन की स्थिति आप समझ जाइए कि अ, कम उपजाऊ, या एकदम जो है कभी कभी इसमें खेती होती, सबसे कम उपजाऊ थी, उपजाऊ, या कभी कभी खेती, तो बंजर मान लिया जाता। साल में 1-2 बार फसल हो गई, कोई नहीं तो नहीं। इस कार्य के लिए, जमीनों के वर्गीकरण के लिए इसने
नियुक्ति की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने किया था ये काम, वर्गीकरण। तो अहमद खां, अहमद खां के के लिए, ये भूमि के वर्गीकरण के लिए, और अहमद खान ने ब्राह्मणों का सहयोग लिया था के वर्गीकरण में, ब्राह्मणों का सहयोग लिया, आपको जरूर जानते थे। अब भूमि का सर्वेक्षण किया गया, बढ़िया से क्लियर किया गया कि कौन सी जमीन जो है अच्छी क्लास की है, उत्तम है। किसने किया? अहमद खान ने किया। अब इसका एक रजिस्टर तैयार किया गया, लिखित किया गया, तो रजिस्टर तैयार किया, ठीक है। और उसके और क्या किया गया? रजिस्टर में लिखा गया क्या कि कौन सी खेती है और इसका मालिक कौन है, खेती का प्रकार और मालिक। इससे क्लियर हो गया कि इस मालिक को कितना भू राजस्व देना है, फिक्स कर दिया। ठीक भाई, इसके पास खेत अच्छे क्वालिटी का है, उत्तम प्रकार का है, तो इसका जो है जो उपज होगा अच्छा होगा, तो राजस्व अच्छा लिया जाएगा। हाँ, मिक्स खेती है तो उस हिसाब से राजस्व लिया जाएगा। ये काम इसने कर दिया। कैसे कर दिया? रई, इसने एक व्यवस्था बनाई जिसे रई या रे कहा जाता है, रई या रे, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें फसलों के हिसाब से, फसलों के हिसाब से राजस्व निर्धारण की सूची थी। क्या थी? क्या है? फसलों, अच्छे समझिए, के आधार पर राजस्व निर्धारण की सूची है ये। सबकी कौन सी फसल होगी, उसमें कितना जो है राजस्व उससे लिया जाएगा, ठीक है। ठीक? तब तो जाके फिक्स होगा, क्लियर होगा ना। नहीं तो मान लेते हैं जमीन हमने फिक्स कर दिया, अच्छी जमीन है, फसल अच्छी नहीं है, तो राजस्व कितना लेंगे, तो उसके लिए इसने रई या रे एक सूची बनाई, ठीक, ये आपको बताएंगे, ठीक है। और आप यहाँ लिख लीजिए, यह भू राजस्व प्रणाली में सिरसा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके का जो है राजस्व क्लियर नहीं था, तो भू राजस्व प्रणाली में शेर शाह का रई जो है महत्वपूर्ण कार्य था। बस समझ रहे हैं। और यही आधार बना अकबर के शासनकाल में, ये रई, इसी को जो है अकबर ने कंटिन्यू किया था, रई की दर। इसे लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। पहला, दिल्ली का पहला शासक था। पहले ये व्यवस्था किसने लागू नहीं की? सारी व्यवस्था तो की गई थी, जमीनों को भी नापा गया था, रही, ये सूची नहीं बनाई गई। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बताते रहिए थोड़ा, समझ नहीं पाते यहाँ से कि आप समझ पा रहे हैं। अब रई की फसलों की पैदावार के हिसाब से जो राजस्व था वो कितना था? रई में जाएंगे नहीं, फसलों की पैदावार के आधार पर राजस्व कितना लिया गया, ठीक है। तो 1/3 लिया गया, 30% लिया गया। आप तुलना करिए अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये तो बहुत कम है, 35% है ना। ठीक? कानून गो के हिसाब से, कानून हिसाब से 1/4 लिया गया, 30% लिया गया राजस्व। इसके आधार पर, रई के आधार पर। हाँ जी, ठीक है। अब अदायगी की बात करें तो किसान जो है राजस्व कैसे देते थे, तो दोनों, नगद, नगद और चेंज, दोनों आधार पर, यानी फसल चाहे तो फसल दे दें, ठीक है, ठीक? या तो फिर जो है नगद दे दें। वैसे शेरशाह सूरी क्या चाहता था? चाहता था कि नगद की इच्छा ये थी हमेशा से, ठीक। जब तक प्रणाली लागू करना चाहता था, नगद राजस्व लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, तो दोनों व्यवस्था उसने किसानों को दी थी।
छूट दी थी। ठीक है, किसानों से दो तरह का कर लिया जाता था। एक तरह से क्या लिया जाता था, देख लेते हैं। किसानों से के अलावा जरिमाना लिया जाता था। क्या? जरिमाना। क्या है ये? जरिमाना था भू सर्वेक्षण शुल्क। भू सर्वेक्षण शुल्क था, ये कर नहीं था, शुल्क एक बार लिया गया। क्यों लिया गया? कि भूमि की जब नाप की गई तो उसको कहा गया जरिमाना। हाँ, हमने अभी बताया कि गजे सिकंदरी से माप हुई थी, मापी गई जमीन ना, तो उसका जरिमाना लिया गया। ठीक, कितना था ये? 2.5% कुल उपज का, 5%। उसके अलावा किसानों से और लिया गया मुहासिलाना। सिलाना, ये क्या था? मुहासिलाना ये था कर संग्रह शुल्क। कर संग्रह शुल्क, कर इकट्ठा करता था, जो राजस्व इकट्ठा करता था, उसका शुल्क था 5%। ये और लिया गया। ठीक, समझ गए? अब किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसने एक और व्यवस्था की, जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसान के अधिकार सुरक्षित नहीं हुए तो कानून के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, किससे होगी? जो व्यवस्था की उसको कहा गया पट्टा और पट्टा कबूली। ये व्यवस्था अपनाया। देखिए होगा क्या, जैसे सब कुछ तो फिक्स कर दिया गया, रई की दरें ठीक कर दी गई, सब कुछ। लेकिन क्या होता था, जो अधिकारी थे गाँव का, जो पटवारी था, जो गाँव का जो है मुकद्दम था, वो क्या करता था, क्या कर सकता था? तो ये कर सकता था कि मन राजस्व वसूल सकता था। नहीं, किसान के अधिकार सुरक्षित नहीं थे, किसानों को नहीं पता होता था कि कितना जो है हमको राजस्व देना है। ठीक है, कितने का देना है। तो उसके लिए इसने जो व्यवस्था अपनाई उसी को कहा गया पट्टा और कबूलियत। कैसे? पट्टा क्या था? देखिए, किसानों के भूमि को मापा गया, माप के जो है उनको पट्टा दे दिया गया। यानी पट्टा मतलब है कि उसमें किसान का जो है कितना भूमि है और किस दर से राजस्व लिया गया, उसको लिखित रूप में दिया। तो किसान की भूमि और राजस्व की दर को लिख के दे दिया गया, लिख कर दिया गया एक तरह से। इसी को कहा गया पट्टा। किसान को मालूम हो गया कि इस दर से इतना अमाउंट हमको देना है इतने जमीन की। ठीक, अब चाहे कुछ हो जाए हमको इतना देना ही देना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा किसान इसी पट्टे पर कबूलियत अब देता था। कौन? किसान देता था। किसान इसको को कबूल करता था एक तरह से। किसान क्या करता था? कबूल करता था, जो कुछ लिखा है उसको जो है एक तरह से उस पर हस्ताक्षर करके ओके करता था कि हाँ ठीक है इतना हम देंगे। तो किसान कबूल करता था, उसी को कहा गया कबूलियत। ठीक, कबूल करता था यानी शर्तनामा कहते हैं। शर्तनामा ये ठीक है, हम इतना आपको राजस्व देंगे, तो ये कबूल करते हैं कि राज्य की मांग जो है, के अनुसार राजस्व देंगे। समझ रहे हैं? बस इतने बात है। राजस्व अब जो है, अब आप सोच सकते हैं, नहीं अब आप एक किसान होंगे सिरसा सूरी में, नहीं, आपको ये सारी व्यवस्थाएं आप पर लागू हो जाएंगी तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। तो सब कुछ मनमानी चल रहा था, इसी वजह से सिरसा सूरी को जाना जाता है। समझ गए? आगे चलें, अब देखते हैं न्याय व्यवस्था। बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये जो है मुग़ल आने वाले मुग़ल जो है अकबर हैं, जो लोग
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हाँ, उन सब के लिए यही आधार बनेगा। ठीक, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था। शेरशाह सूरी के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी और क्या था इसमें? तो न्याय व्यवस्था को जो डिपार्टमेंट था उसको कहा गया दीवान ए कजा। दीवान ए कजा, ठीक है। जो अ, जो केंद्रीय डिपार्टमेंट था। ठीक, वैसे तो आपको मालूम है कि सुल्तान जो है सर्वोच्च न्यायालय सर्वे सर्वा। ठीक, उस पहली बात तो स्वयं शेरशाह न्याय करता था। किस दिन? बुधवार की शाम को। बुधवार की शाम को स्वयं जो है न्याय करता था, स्वयं शेरशाह। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट दीवानी कजा थी और इसका जो प्रमुख था वो था काजी। प्रमुख कौन था? काजी था, न्याय करता था। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात। शेरशाह सूरी जो है जो भी मौखिक आदेश देता था अधिकारियों को वह सब लिखा जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट। शेरशाह जो भी मौखिक आदेश या निर्देश, ये कुछ जो कुछ कहता था उसको बकायदे लिखा जाता था, लिखा जाता था। और ये आगे जो है काम आता था। ठीक है, कैसे आता था? प्रशासनिक संहिता बन गई। इसको जब लिखा गया तो क्या हो गई? प्रशासनिक संहिता। कोई चीज़ लिखी जाएगी बार बार ना, जो भी न्याय कर रहा है, जो भी बातें कर रहा है, जो भी आदेश दे रहा है। ठीक, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बन गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, मैं समझ रहे। तो आगे देखते हैं। जिलों में न्यायाधीश तो केंद्र में था, प्रांतों की बात करेंगे ही नहीं, प्रांत में तरह कोई डिपार्टमेंट था नहीं। हाँ, तो जिलों में चलते हैं सीधे। तो जिलों में जो न्यायालय थे उनको मुंसिफ या मुंसिफान कहा जाता था, जो ऊपर हम कर चुके हैं बात। मुंसिफ खान, एक फौजदारी न्यायालय के अधिकारी थे। क्या थे? जिलों में न्यायाधीश का काम करते थे। ठीक? हाँ, परगने में देख लें हम। परगने में तो परगने में कौन था? परगने का प्रमुख ही था, न्याय करता था। इसमें तो कुछ नहीं था। अब देख लेते हैं जो परगने के प्रमुख को कहा गया मीर अदल। मीर अदल, मीर अदल न्यायाधीश होते। देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा न्याय व्यवस्था नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि गांव लेवल पर सब कुछ ठीक हो जाता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गांव पर देखते हैं गांव में क्या होता था। गांव में जो प्रशासनिक अधिकारी था कौन था? मुकद्दम था या चौधरी। इसी की सारी जिम्मेदारी थी गांव लेवल पर। ठीक है, कैसे थी? स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत अपनाया गया। स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत हम और नाम से जान सकते हैं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या? उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया गया गांव में ही।
जब गांव में ही सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा तो ज़्यादा मुकदमा ऊपर होगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो सॉल्व हो जाता था, कैसे हो जाता था जी? गांव में कौन होता था? मुकद्दम चौधरी। और ये गांव के मुखिया होते थे, इन्हीं की जिम्मेदारी होती गांव में अपराध को रोकने। गांव का मुखिया मुकद्दम, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए नंबर 1, कहीं चोरी हो गई किसी गांव में या डकैती हो गई, ये डकैती हुई, ठीक है। तो इसके लिए जो है कौन जिम्मेदार होता था? मुकद्दम, ठीक है। गांव का मुखिया जिम्मेदार होता था, तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। अब अगर ये चोरी डकैती हो गई और अपराधी पकड़ा नहीं गया, अपराधी पकड़ा नहीं गया, तब क्या होगा? तब जितनी भी चोरी डकैती जितना भी हुआ है, जितना पैसा गया है, वो जो है सब जो है मुकद्दम वो देगा। कौन देगा? मुकद्दम देगा, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति रहेगा उसको देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई? न्याय तो मिलना तय है, या तो चोर को पकड़ के लेके आओ या तो मुकद्दम दे। नहीं, ये था स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व किसका था? मुकद्दम का था। चलिए तीसरी बात, किसी ने गांव में हत्या कर दी, तब क्या होगा? बात है, हत्या कर दी और हत्या करने वाला भाग गया, नहीं पकड़ा गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? मुकद्दम की। तो मुकद्दम को जो है मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा मुकद्दम को ही, मुकद्दम को मृत्यु दंड। या तो मुकद्दम जो है उस कत्ल करने वाले यानी हत्या करने वाले व्यक्ति को पकड़ के लेके आए, या तो खुद ही जो है फांसी पर झूल जाए। भाई मुकद्दम कितना सतर्क रहता होगा, आप समझ। ओके, ये व्यवस्था थी स्थानीय जिम्मेदारी दायित्व का सिद्धांत। तो गांव लेवल पे ही चोरी डकैती, एक्चुअली में जो चोरी डकैती होती थी उस समय, उनमें बहुत बड़ा रोल तो इन्हीं सब का होता था। जब ऐसी व्यवस्था हो गई, चोरी डकैती बंद हो गई ना। इसीलिए जो है गांव लेवल पर ही स्टेटमेंट है पास खां सरवानी का, पास खां सरवानी का। अच्छा, ये व्यवस्था आज लागू हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना। लागू पास खां सरवानी ने क्या कहा है? इस व्यवस्था के कारण, व्यवस्था मिल गई ना गांव लेवल पर, सुरक्षा कारण एक बूढ़ी औरत सोने से भरी टोकरी लेकर बेखौफ यात्रा कर सकती। क्या कर सकती है? एक बूढ़ी औरत, ठीक है, औरत को जो है सोने से भरी टोकरी से भरी टोकरी लेकर बेखौफ यात्रा कर सकती थी। समझ रहे? तो कितना इम्पोर्टेंट है, यानी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। ऐसी बात है, ये स्टेट, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखते हैं हम पिक्चर पर डाली थोड़ा सा। थक जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा बस। गुप्तचर प्रणाली में ज़्यादा कुछ नहीं लिखिए, बस अलाउद्दीन खिलजी गुप्तचर प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया। क्या किया? अलाउद्दीन वाली जो गुप्तचर प्रणाली थी कितनी अच्छी थी, पढ़ चुके हैं। गुप्तचर प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया। तो बस आप अलाउद्दीन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था दरोगा ए डाक ए चौधरी। अध्यक्ष गुप्तचर प्रणाली का क्या कौन था? दरोगा ए डाक चौकी प्रमुख था।
ये क्या काम करता था, साम्राज्य में जो भी घटनाएं घटित होती थी उसको जो है शेरशाह सूरी तक। ठीक। और शेरशाह सूरी जाना जाता है सड़कों के लिए सड़क। तो चार प्रमुख राजमार्ग थोड़ा सा देख लेते हैं जो शेरशाह सूरी के समय थे, और कुछ निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने कराया था। तो पहला जो है सड़क थी, कहाँ से कहाँ तक थी, सोनार गांव से थी। सोनार गांव यानी बंगाल से कहाँ तक थी, लाहौर तक। बीच में दिल्ली आगरा पड़ता था, इतना बड़ा जो इतनी बड़ी सड़क थी। तो अगर इसकी बात करें तो 1500 कोस थी की लंबाई, यानी करीब 4800 किलोमीटर थी। इतनी लंबाई लगभग थी अनुमानतः। यही सड़क जो है आगे चल के, अच्छा शेरशाह सूरी के समय इस सड़क को क्या किस नाम से जानते थे, तो बादशाही सड़क के नाम से जानते। बादशाही सड़क, या इसको और एक नाम से जानते थे, सड़क ए आजम के नाम से। सड़क आजम की सड़क थी। आगे चल के इसी का नाम रख दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक, ऑकलैंड गवर्नर जनरल था, नामकरण कर दिया था ऑकलैंड के समय। ठीक है, सबसे लंबी सड़क। सड़क जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, मौर्य काल में यही उत्तरापथ थी, और आपको जानना है प्राचीन प्राचीन भारत में चलेंगे तो मौर्य काल के समय यही उत्तरापथ थी, ट्रंक रोड। ठीक है, ओके। दूसरी सड़क थी वो आगरा से मांडू तक थी। आगरा से मांडू कानपुर तक थी। तीसरी जो सड़क थी आगरा से जोधपुर। चौथी जो सड़क थी वो थी लाहौर से मुल्तान तक। ठीक, तो ये चार सड़कें उसके समय थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, इसकी वजह से व्यापार बहुत बढ़ा। ठीक है, केवल सड़कें ही नहीं थी, सड़कों के साथ जो है इसने और भी काम किए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ले जाना भी जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं? तो जो है सड़कों के किनारे जो है दोनों तरफ फलदार और छायादार वृक्ष लगवाए। सड़कों के जो किनारे तरफ ना फलदार या छायादार वृक्ष लगवाए। ठीक, और क्या काम करवाया, सबसे इम्पोर्टेंट है सड़कों पर सराय बनवाई। सराय, 1700 सराय बनवाई थी। ठीक, सराय से मतलब ये है जगह जगह रुकने का स्थान। ठीक है, धर्मशाला जैसे होटल टाइप का होता है धर्मशाला। क्यों, क्योंकि उस समय जो है यात्री लगभग पैदल यात्रा करते थे, गाड़ियों से, इक्का गाड़ी से, जानवरों बैलगाड़ी। तो उनको जो है कुछ दूर पे विश्राम स्थल चाहिए जहाँ सके व्यापारी। उनके लिए सराय बहुत इंपॉर्टेंट, किले के समान संरचना, और दो भागों में बटी हुई थी, तो दो पार्ट होते थे सराय होते थे, लोगों के लिए, एक मुसलमानों के लिए। और इसमें बकायदे खाना खाने की रसोइयाँ, खाने के लिए मतलब खाना बनाने के लिए होते थे। हिंदुओं के लिए अलग रसोइयाँ, मुसलमानों के लिए अलग रसोइयाँ। जो भी व्यापारी जिनके पास जानवर होता था के लिए घास की व्यवस्था होती थी। ठीक है, पानी की व्यवस्था होती थी, खाने की व्यवस्था होती थी, आराम करने की व्यवस्था थी। इसके साथ साथ जो है सराय में सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए जो हाँ, एक अधिकारी की नियुक्ति की, इसको कहा गया सहना, या
सिकदार के नाम से सिकदार अधिकारी होती तो एक अधिकारी होती थी, तो होता था सहना और सिकदार। सराय की सुरक्षा है जो व्यापारी थे, ये भी जरूरी था। इस तरह से व्यवस्था। अच्छा, इन सरायों का इस्तेमाल डाक चौकियों के रूप में किया जाता था। के लिए डाक चौकी एक इस्तेमाल और होता था। हर सराय में जो है 2 घोड़े होते थे, तेज तर्रार घोड़े अलग से। तो आर्टरी तभी धमनियों की तरह थी सराय और सड़कें। बिना इसके जो है शरीर नहीं चल सकता था। इसकी वजह से व्यापार बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, आगे चलें। देख लेते हैं सेना, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। शेरशाह सूरी के पास एक विशाल सेना थी। इसमें करीब जो है 1,50,000 सवार थे। 25,000 पैदल सवार थे, पैदल सैनिक। 5,000 हाथी। इतनी बड़ी सेना थी। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना है वो क्या है, ये जानना है कि शेरशाह जो है सैनिकों की भर्ती स्वयं करता था। शेरशाह सैनिकों की भर्ती फिरोज शाह तुगलक की तरह नहीं था, भर्ती स्वयं करता था। ठीक है, स्वयं इंटरव्यू लेता था यहाँ से। ठीक है, और उनके योग्यता के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता था। योग्यता के हिसाब से, और वेतन नगद भी दिया जाता था, और जो है जागीर के रूप में भी दी जाती थी। सैनिकों को नहीं, स्पेशली अधिकारियों को, अधिकारी जो होते थे उनको कहीं कहीं जागीर भी दी जाती थी, जानते रहे। अगर सैनिकों की बात करें तो वो नगद ही दिया जाता था। समझ गए बात। दूसरी बात, इसने दाग व्यवस्था से प्रारंभ करी, और हुलिया यानी चेहरा व्यवस्था ये भी लागू करी। दाग व्यवस्था किसके लिए थी? ये घोड़ों के लिए थी। इसने स्टार्ट की थी, कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर से जो है लागू किया घोड़ों को दागने की व्यवस्था। पढ़ चुके हैं हम सब सारी बातें। फिर से इसने स्टार्ट की कायदे से। ठीक है, चेहरा पूरी तरह से सैनिकों का चेहरा लिखा जाता था। ठीक है, शारीरिक विवरण, शारीरिक विवरण। इसका सैनिकों का क्यों किया गया ये सब? इसलिए किया गया कि जब जो है नियुक्ति पानी होती थी तो अच्छे घोड़े लेकर आ जाते थे। अच्छा व्यक्ति आ जाता था, मतलब नौजवान। जब युद्ध में जाना होता था, कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था और घोड़े अच्छे वाले नहीं होते। इस वजह से दाग के क्लियर किया जाता था कि यही वाला घोड़ा पेश किया गया, अब यही वाला घोड़ा जाएगा। तो जिसका शारीरिक विवरण लिखा जाता था उसी तरह का सैनिक उसे। इस सब चीज़ों के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए था कि हो गया, ये सब कुछ किया गया। फिर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। थक गए हो तो बताइएगा। मुद्रा व्यवस्था देख, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। क्या है ये? देखिए, शेरशाह सूरी ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। प्रणाली सुधार। इसने जो है 3 धातुओं की मुद्राएं अलग अलग चलाई। तीनों धातुओं की, चांदी तांबा। इस समय पहले लिख लीजिए कि 23 टकसालें थी। टकसाल 23 थी। कहाँ कहाँ थी लिखनी नहीं है। ठीक है,
सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया। क्या? चांदी का रुपया, बहुत इंपॉर्टेंट। चांदी का था रुपया जो था, और 178 ग्रेन का था। ठीक? इसने प्रचलित कराया। ठीक? और तांबे का, ताम, टका नहीं, ताम। तो तुम इसके समय तांबे का टका पढ़ लेते हैं, तांबे का ताम पढ़ते। तो इसका वजन था 380 ग्रेन। किसी किसी किताब में मिलता है 322 ग्रेन। दोनों जानते रहिए, ग्रेन है, ग्राम नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है? ये प्रचलित करवाया तांबे का ताम। आगे देखें तो इसने चांदी का जो रुपया था और दाम था, इसका और भी भाग ने जारी करवाया था। जैसे रुपया था और जो दाम था, इसका जो है आधा, चौथाई, आठवां भाग, 16वां भाग का सिक्का भी जारी करवाया था। इसके अलावा हम आगे देखें देखें उसने सोने का भी सिक्का जारी किया था। ठीक है, सोने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ना, क्योंकि रुपया तो सब जानते हैं, सीधे सीधे पूछ सकता है कि किन किन धातुओं की मुद्राएं शेरशाह सूरी ने जारी किया था। तो सोने चांदी, सोने की जो मुद्रा थी, क्या कहा जाता था? तो मोहर कहा जाता, मोहर या सरफ कहा जाता। ओके, ये कितने वजन की थी? तो 167 ग्रेन की थी, मोहर थी, और ये सोने की थी। यहाँ थोड़ा सा हम देख लें कि एक अशरफ बराबर, एक मोहर बराबर, एक मोहर बराबर कितना रुपया? तो 9 रुपया होता था। जबकि एक जो मोहर हो गया सोने का हो गया, या क्या हो गया, चांदी का हो गया। एक मोहर बराबर 9 रुपया। ठीक है, रुपया और दाम का अनुपात कितना था? तो 1 रुपया बराबर कितना दाम? हाँ? तो 64 दाम, या दो जगह मिलता है 40 दाम, वो आप जानते रहिए। ठीक है? 40 दाम भी मिलता है, 64 दाम भी मिलता है। दाम मतलब तांबे का सिक्का, रुपया मतलब चांदी का सिक्का। हाँ? अनुपात मतलब 1/64 या 1/40। समझ गए? हाँ, ठीक। सिक्कों पे और क्या था? तीनों सिक्के हम समझ गए, सोने चांदी और तांबे के। अब क्या जानना है? जान लेते हैं थोड़ा सा इस पे। अब तो अरबी भाषा में, अरबी नागरी भाषा, नागरी क्या लिखा होता था में? यानी तो टकसाल का नाम, तो टकसाल का नाम जहाँ होता था। इसके अलावा उपाधियाँ भी लिखी गई, थोड़ी थोड़ी बहुत। और क्या लिखा गया? प्रथम 4 खलीफाओं का नाम। प्रथम 4 खलीफा आपको मालूम है? ये सब उत्कीर्ण, ऐसा कुछ नहीं था। यही रुपया जो था यही इम्पोर्टेंट था, इसी के लिए जो सूरी वो जाने जाते हैं। सूरी चांदी का, चांदी का था। कैसे जाने जाते हैं? देखिए, डॉक्टर B.A. स्मिथ हैं, स्मिथ, एक स्टेटमेंट है, एक बात बताई, समझ लीजिए। जैसे उन्होंने कहा है 1540 ईस्वी में यह जारी किया गया था, या 1835 ईस्वी में प्रचलन में रखा। ये रुपया जो है, जो 1540 में सूरी ने स्टार्ट किया, ये आधार बना भारतीय रुपये का। 1835 तक तो यही प्रचलन में था। इसके बाद भारतीय रुपया आप देखते हैं, रुपया ये जो है
चांदी का रुपया यही आधार बना। आपका रुपया जो था वो चांदी का तो था नहीं, चांदी का तो है नहीं, सॉरी, है नहीं, लेकिन आधार वही है, बेस वही है, इसीलिए शेरशाह सूरी प्रसिद्ध है। थोड़ी सी बात और जान लेते हैं स्थापत्य में, तो बातें हम करते हैं। थक गए हो तो मुझे बताइएगा भाई कमेंट करके। स्थापत्य, देखिए, शेरशाह सूरी ने छठवीं दिल्ली यानी जो पुराना किला है उसको बसाया था। पुराना किला है, पुराना किला बनवाया। दो चीजें हो गई। इसमें जो है नगर बनाया था, शेरगढ़, दिल्ली शेरशाही कहा गया, शाही क्या था, नगर था, शेरशाह सूरी ने। इसी में जो है जो पुराना किला था, इसी में इसने जो है एक शेर मंडल का निर्माण करवाया था। शेर मंडल, याद करिए, हुमायूं इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से ऊपर गए थे, शेर मंडल का निर्माण करवाया, जिसे बाद में हुमायूं ने पुस्तकालय बनवाया, इसी को शेर मंडल का यूज किया। ओके, ठीक, समझ गए कहाँ था ये बनवाया था। पुराना दिल्ली जो था ना, इसी में एक किला बनवाया था, ये कहा गया किला एक